हिंदी में आप लोग इसके पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा और 20 के दांत पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत से हमने क्या सीखा। ये आपका लेसन 3 है, गद्य खंड का लेसन 3 है। कोशिश किया जाएगा कि आज ही आपका ख़त्म हो जाए, तो ध्यान से इसको समझिए। देखिए, भारत से हमने क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, ये एक भाषण है, ठीक है, जो कि फ्रेडरिक मैक्समूलर के द्वारा दिया गया था। ठीक, ये भाषण अंग्रेजी में दिया गया था, तो इसको हिंदी में जो रूपांतरण किए थे उनका नाम क्या था, तो देखिए डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत से हम क्या सीखे, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। बात समझ में आया। इनके जो लेखक हैं वो इसके लेखक कौन हैं, तो फ्रेडरिक मैक्समूलर हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ का है, तो जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में ही रहते थे। कब हुआ था इनका जन्म, तो 6 दिसंबर 1823। मृत्यु कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1900। पिताजी का नाम क्या था, तो विलहेल्म मूलर। इनका मृत्यु समय से पहले ही हो गया था, जिस कारण से मैक्समूलर जी के घर में काफ़ी ज़्यादा क्या था, आर्थिक तंगी भी था। तो बड़ा मुश्किल से इन्होंने अपना पढ़ाई को पूरा किया था। क्या ये भारतीय हैं, नहीं, विदेश के हैं, जर्मन है। देखिए, याद रखिएगा, इनको बचपन से ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में क्या थी, निपुण हो गए थे। मतलब सीख लिया था बहुत अच्छा से ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा को। इसके साथ साथ 18 वर्ष के उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में इसने क्या किया था, संस्कृत का अध्ययन किया था। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मैक्समूलर जी के द्वारा संस्कृत विषय का अध्ययन कहाँ पे किया गया था, तो क्या ऑप्शन में रहता, लिपजिंग विश्वविद्यालय। बात समझ में आया। इसके बाद इन्होंने हितोपदेश, जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था, उसका क्या करवाया था, इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद भी करवाया था। और कंठ, केन, ये दोनों उपनिषद है, इसके साथ साथ मेघदूत, ये सब का भी जर्मन भाषा में इन्होंने क्या करवाया था, अनुवाद करवाया। स्वामी विवेकानंद ने इसको क्या कहा था, तो वेदांतियों का भी वेदांती कहा था, विद्वानों का भी विद्वान। भाषण से, इनके भाषण से प्रभावित होकर के जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने इसको किसका उपाधि दिया, नाइट का उपाधि दिया। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत। ये तो था परिचय पाठ का। अब आइए मेन परिचय पे, मतलब मेन बुक पे। अब बुक को पढ़ाने से पहले आप ये समझिए, ये कहानी नहीं है बल्कि ये भाषण है। और भाषण तभी आपको समझ में आएगा, एक तो भाषण कोई आपके सामने देता होगा किसी भी प्रोग्राम में, तो सबसे ज़्यादा बोर आपको उसी समय लगता होगा। ये भी एक प्रकार का भाषण ही है। तो आपको घर जा कर के एक बार पहले इसको पढ़ना है, ठीक है। टोटल भाषण को आप पढ़ लीजिएगा। भाषण का जो समरी है वो हम अभी करवा रहे हैं, लेकिन आपको घर जा कर के पूरा का पूरा भाषण को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है ईमानदारी से। लगभग 2-3 पेज का है, इसको पढ़िएगा जा करके। हो सकता है पहली बार में कुछ समझ में नहीं आए, दूसरी बार उसको फिर से पढ़िएगा, और इसको पढ़ के अगर पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, भाषण का जो पहला पैराग्राफ है उसमें भारत को एक सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश बताया गया है। लेखक के द्वारा, जो फ्रेडरिक महोदय हैं, उनके द्वारा भारत को समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश बताया गया है। ऐसा क्यों, क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा क्यों बोला गया लेखक के द्वारा। तो सिंपल आपको इसमें लिखना है कि लेखक फ्रेडरिक मैक्समूलर ने भारत को समस्त भूमंडल या समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण देश बताया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में क्या है, सभी प्रकार का संपदा है, लगभग सभी प्रकार का संपदा है, संसाधन है। इसके साथ साथ भारत का भूमि में स्वर्ग का छटाव देखने को मिलता है। किसका छटा देखने को मिलता है, स्वर्ग का छटा देखने को मिलता है। इसलिए लेखक ने भारत को क्या कहा है, तो समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कहा है। आया समझ में। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। आंसर इसका कैसे लिखिएगा, तो सिंपल आपको इसमें आंसर लिखना है कि भारत के भूमि पर लगभग सभी प्रकार के संसाधन हैं। यहाँ का भूमि स्वर्ग के समान छटा को प्रदर्शित करती है। इसलिए लेखक फ्रेडरिक ने भारत को समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश बताया है। याद हुआ, सिंपल है। सबसे पहले लिखिएगा कि भारत लगभग सभी प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है।
भारत लगभग सभी प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है। यहाँ का जो भूमि है वो किसके समान है? स्वर्ग के समान है। यहाँ का भूमि किसके समान है? स्वर्ग के समान है। इसलिए लेखक फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने समस्त भूमंडल में भारत को सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बताया है। बोलिए, समझ में आया? हाथ का थर आ रहा है आपका? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? देखिए, दूसरा टॉपिक में आप पढ़िएगा बुक तो आपको पता चलेगा कि लेखक कहते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन बताता है वो कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। पैराग्राफ 2 में आप पढ़िएगा भाषण का, तो उसमें लेखक कहते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन जो है वो भारत के गांव में हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज भी भारत के गांव में भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार को देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? कैसे बोलना है इसको ध्यान से समझिएगा। लेखक फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी ने कहा कि सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में हो सकता है, क्योंकि गांव में आज भी भारत का संस्कृति संस्कार क्या है? जीवित है। बात समझ में आए? आप एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। आप विवाह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारतीय समाज में विवाह का बहुत अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। शहर में जो विवाह होता है वो आप ज़्यादातर देखिएगा 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। और शहर में जो विवाह होता है तो अगल बगल का घर को भी नहीं पता रहता है कि इसकी कब शादी है। कब पता चलता है? तो जिस दिन भोज रहता है, वो भी शाम को। सच बात है कि नहीं? लेकिन अब आ जाइए आप गाँव का शादी में, पूरा गाँव को पता चल जाता है कि उसके घर में शादी है। 10 दिन पहले से गीत गाना स्टार्ट। डीजे तो बात की बात है, घर में सब महिला लोग जाकर के गीत गाती है कि नहीं गाती है? और शादी से पहले 10 दिन गीत गाना, 5 दिन पहले पूरा गांव उसके घर जाकर के खाएगा। तो उससे क्या हो रहा है? माहौल बन रहा है एक प्रकार का। कहीं ना कहीं ये सब क्या है? भारत का संस्कृति है। लेकिन आज शहर में ये सब देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। इसलिए लेखक ने कहा कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? भारत के गाँव में हो सकता है, क्योंकि गाँव में आज भी अपना संस्कृति और संस्कार को क्या रखा है? जीवित रखा है। आया समझ में? तो इसको आंसर कैसे दीजिएगा? तो सिंपल इसमें लिखिएगा, लेखक फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी ने कहा कि सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में हो सकता है, क्योंकि गांव में आज भारत का संस्कृति और संस्कार क्या है? जीवित है। आया समझ में? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? तो जस्ट इसके बाद आप पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि जो यूरोपीय हैं, यूरोपीय समझ रहे हैं ना, 7 महादेश में एक महादेश आपका यूरोपीय भी है। तो जो यूरोपीय है उनके लिए भारत को पहचान सकने वाली आवश्यकता की दृष्टि क्या है? वांछनीय है। ठीक है, यहाँ तक में हो जाएगा। कैसे बोलना है इसको? तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपीय के लिए वांछनीय है। मतलब यूरोपीय के लिए आवश्यक है, यूरोपीय को भारत को पहचानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत कुछ ऐसा है जिससे हमको सीखने को मिल सकता है। भारत का सभ्यता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। समझ में आया? भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान किनके लिए, मतलब किस किस विषय में आपको अभिरुचि है तो आपको भारत का ज्ञान चाहिए। तो देखिए, यदि आपका रुचि भूविज्ञान में है तो आपके लिए भारत बहुत अच्छा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि भारत में आप हिमालय से श्रीलंका तक का भूमि का अध्ययन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अनेक प्रकार का भूमि मिलेगा, अनेक प्रकार का जलवायु मिलेगा। ऊपर रहिएगा ठंडा मिलेगा, सबसे नीचे चल जाइएगा दक्षिण में आपको गर्मी मिलने लगेगा, बीच में रहिएगा तो ठंडा गर्म दोनों मिलेगा। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे 5 प्रकार या सभी प्रकार का ऋतु पाया जाता है। ठंडा भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, बसंत भी है, पतझड़ भी है, सब है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे ये सारा का सारा ऋतु पाया जाता होगा भारत के अलावा। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि जिसको भूविज्ञान में दिलचस्पी है वो भारत का अध्ययन करिए आकर के। भारत में आप हिमालय से श्रीलंका तक का भूमि को जान सकते हैं। यदि आपको वनस्पति विज्ञान में रुचि है तो आप आइए भारत में। भारत में आपको अनेक प्रकार का औषधि मिलेगा। औषधि समझ में आ रहा है ना? औषधि मिलेगा। अगर आपको पुरातत्व में अभिरुचि है तो भी आप आइए भारत में। भारत में आपको बहुत प्रकार का पुरातात्विक वस्तु मिलेगा। नालंदा है, तक्षशिला है। तक्षशिला तो अब वैसे पाकिस्तान में चल गया, लेकिन था तो पहले भारत का ही ना। तक्षशिला है, फिर आपका विक्रमशिला है। तो ये सब विश्वविद्यालय क्या बताता है? प्राचीन खंडर को ही बताता है। तो किसी को तीनों में दिक्कत है
एक बार तीनों को अच्छे से सीख लीजिए कि आखिर हमको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, भारत में लगभग सभी प्रकार का संपदा यानी कि संसाधन है, इसके साथ साथ जो भारत का भूमि है वह स्वर्ग के समान है। ठीक है, इसलिए लेखक फ्रेडरिक मैक्समूलर ने समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को बताया है। हो जाएगा यहाँ तक में। फिर इसके बाद सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होता है, तो सिंपल लिखना है आपको कि लेखक फ्रेडरिक मैक्समूलर जी कहते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में हो सकता है, क्योंकि गांव के लोगों ने आज भी भारत के संस्कृति और सभ्यता को बचा के रखा है, जीवित रखा है। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपीय के लिए वांछनीय है, क्योंकि हम भारत के सभ्यता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान उन लोगों के लिए अति आवश्यक है जिनको भूविज्ञान में दिलचस्पी है, वनस्पति विज्ञान में दिलचस्पी है और पुरातत्व में दिलचस्पी है। आया समझ में? चलिए लिखिए। पहला का लिखिए, भारत में लगभग सभी प्रकार का संसाधन व संपदा है। भारत में लगभग सभी प्रकार का संपदा व संसाधन है। भारत में लगभग सभी प्रकार का हेडिंग सभी प्रकार का संसाधन, हाँ संपदा और संसाधन है। यहाँ का भूमि स्वर्ग के समान है। यहाँ का भूमि स्वर्ग के समान है। यहाँ का भूमि स्वर्ग के समान है। इसलिए लेखक फ्रेडरिक मैक्समूलर, इसलिए लेखक फ्रेडरिक यहाँ का भूमि, हाँ, स्वर्ग के समान है। इसलिए लेखक फ्रेडरिक मैक्समूलर जी कहते हैं कि, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए कि कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, समस्त भूमंडल में सर्वसिद्ध, पूरा लिख दीजिए। हो गया? चलिए बहुत अच्छा। अगला लिखिए, लेखक फ्रेडरिक मैक्समूलर जी के अनुसार, अपना जगह छोड़ दीजिएगा हेडिंग के लिए। लेखक फ्रेडरिक मैक्समूलर जी के अनुसार, लेखक फ्रेडरिक मैक्समूलर जी के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांवों में हो सकता है। सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांवों में हो सकता है। सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांवों में हो सकता है। गांव में हो सकता है क्योंकि 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 गांव में आज भी क्योंकि गांव में आज भी भारत की संस्कृति व सभ्यता, क्योंकि भारत में आज भी गांव में आज भी भारत की संस्कृति व सभ्यता, क्योंकि गांव में आज भी भारत की संस्कृति व सभ्यता स्पष्ट देखने को मिलती है। स्पष्ट देखने को मिलती है। स्पष्ट देखने को मिलती है। सभ्यता स्पष्ट देखने को मिलती है। अगला लिखिए, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता। अगला लिखिए, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता।
यूरोपीय के लिए वांछनीय है। यूरोपीय के लिए वांछनीय है। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियों के लिए वांछनीय है। यूरोपियों के लिए वांछनीय है। यूरोपियों के लिए वांछनीय है। भारत से हम पैरा चेंज करके, पैरा चेंज, भारत से हम अनेक बात, भारत से हम अनेक बात सीख सकते हैं। अनेक बात सीख सकते हैं। विभिन्न विषयों में भी अभिरुचि रखने वालों के लिए, विभिन्न विषयों में भी अभिरुचि रखने वालों के लिए, अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत, अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत, विभिन्न विषयों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भी भारत परिपूर्ण है। भारत परिपूर्ण है। भारत परिपूर्ण है। परिपूर्ण है। विषय का स्पेलिंग ऐसे होता है, वहाँ नहीं सोचता है अंदर। विभिन्न विषयों बोले ना, विभिन्न विषयों में, यहाँ नहीं दिख रहा है। विभिन्न विषयों में अभिरुचि रखने वालों के लिए परिपूर्ण नहीं। चलिए अब इसका लिखिए। अभिरुचि रखने के लिए भारत, हाँ, परिपूर्ण है। अगला लिखिए। अगला लिखिए। भूविज्ञान, भूविज्ञान, कोमा, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पुरातत्व, नृवंश विद्या, नृवंश विद्या, नृवंश विद्या इत्यादि जैसे विषयों में, इत्यादि जैसे विषयों में, इत्यादि जैसे विषयों में अभिरुचि रखने वालों के लिए, जैसे विषयों में अभिरुचि रखने वालों के लिए, अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। रखने वालों के लिए पता चलता है। इसके बाद ध्यान से समझिए। वारेन हेसिंगटन से संबंधित क्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला लेखक ने दिया है। देखिए, वारेन हेसिंगटन कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वही कौन था? वारेन हेसिंगटन। ये बंगाल का गवर्नर था पहले। तो 1773 में इसको गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसका मतलब आप लोग को भी नहीं जानना है, ये 12th का सिलेबस का है, वारेन हेसिंगटन। हाँ, बस आप इतना समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आया था, अंग्रेज जो भारत में आया था, तो जो बंगाल था ना, तो बंगाल का जो प्रमुख था उसको गवर्नर कहा जाता था ना, तो वो गवर्नर कौन था उस समय? तो वारेन हेसिंगटन था। और इसी को बाद में गवर्नर जनरल बना दिया गया। बस इतना ही आपको समझना है। पूरा बताने लगेंगे इसके बारे में तब पूरा क्लास इसी पे हो जाएगा, जो आपका सिलेबस में है नहीं। तो इससे संबंधित क्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इन्होंने हवाला दिया? तो देखिए, वारेन हेसिंगटन जब बंगाल का गवर्नर था तो उस समय उनको वाराणसी से 172 दारी सोने का सिक्का का एक घड़ा मिला। ये याद रखिएगा, 172 दारिस नामक
172 दारिस नामक सोने का सिक्का का क्या मिला, घड़ा मिला। उस घड़ा को उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन था, ताकि कंपनी उससे क्या हो जाए, खुश हो जाए। और कंपनी ने इसका महत्व को नहीं समझा, ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझा, और उस सोना का सिक्का को क्या कर दिया, तो गला दिया, गला करके दूसरा सिक्का में ढाल दिया। हो सकता है उससे कुछ पुरातात्विक बात पता चल जाता। तो ये काफ़ी क्या था, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति था। बात समझ में आया, कैसे इसको बोलना है उसको समझिए। तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा, वारेन हेसिंगटन को वाराणसी से 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा मिला, जिसे उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिया था। ठीक है, कंपनी ने इसका ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझा और वो सोना को सिक्का को क्या कर दिया, गला दिया। ठीक, नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय का क्या अवदान है। तो देखिए, जो नीति कथा है वो विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रचलित है। इसका विदेश का कहानी में कई सारा शब्द है जो किससे लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है। ठीक, और कई सारा कहावत जो भारत में प्रचलित है वो विदेश में भी प्रचलित है। जैसे एक बहुत अच्छा कहावत है कि शेर का खाल में गधा, शेर का खाल में गधा, कितना अच्छा कहावत है। इशारा क्या कर रहे हैं आप एक दूसरे के ऊपर, आप लोग खुद हैं। शेर का खाल में गधा, जो दूसरे को इशारा किया वो खुद होगा। चलिए, बात समझ में आया। तो अरे कैसे बोलना है, ध्यान से समझिए। नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीयों का अवदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीयों का अवदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? फिर इसमें लिखेगा, नीति कथा क्या है, विदेश में भी काफ़ी प्रचलित है। विदेश का कहानी में कई सारा शब्द है जो किससे लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है। फिर आपको इसमें बोल देना है कई सारा कहावत भी है जो विदेश में प्रचलित है, जैसे शेर का खाल में गधा। बात बुझे? भारत के साथ यूरोप का व्यापारिक संबंध क्या क्या था। तो इसमें लिखिएगा, भारत के साथ यूरोप का व्यापारिक संबंध में हाथी का दांत, बंदर, मोर, चंदन का लकड़ी हो गया, मसाला हो गया, ये सब का क्या होता था, व्यापार होता था। बात समझ में है? क्या लिखिएगा, भारत के साथ यूरोप का व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छा था। भारत से हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन, मसाला, ये सब का क्या होता था, निर्यात होता था। हाँ, यहाँ से ले जाता था वो लोग। भारत की ग्राम पंचायतों को किन अर्थ में और किन के लिए आवश्यक है। तो देखिए, भारत का ग्राम पंचायत उनके लिए आवश्यक है जो विधि शास्त्र को पढ़ता है। विधि शास्त्र मतलब जो पढ़ता है, राजनीति शास्त्र को पढ़ता है, उसके लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्वशासन स्थापित किया जाता है। ग्राम पंचायत के तरह लोकतंत्र आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपके अगर कोई मोहल्ला, आपके अगर कोई विधानसभा में कोई विधायक होगा, वो अगर रोड नहीं बनाएगा तो आप उससे सवाल डायरेक्ट करने में झिझकिएगा, उसको बोलने में आप झिझकिएगा, क्या पता कल रहे नहीं रहे, हम डर के मारे है कि नहीं। लेकिन अगर आपके गली का कोई मुखिया है या वार्ड पार्षद है शहर में, तो आप उसको डायरेक्ट मुंह पे बोल देते हैं कि नली साफ करवाइए, बोलते हैं कि नहीं। तो जो वास्तविक लोकतंत्र है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, ग्राम पंचायत के स्तर पे देखने को मिलता है। ऐसा ही रहना चाहिए कहाँ पे, कंट्री लेवल पे। प्रधानमंत्री भी अगर आ रहे हो तो उनको भी हम बोलने में क्या रखते हो, सक्षम रखते हो, तो वो क्या होता है, सच्चा लोकतंत्र होता है। अभी अगर प्रधानमंत्री आपके गली में आ जाएगा, आपको 1000 समस्या है, लेकिन आप सब समस्या भूल करके बोलिएगा एगो फोटो खींचे तो अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ ये सब नहीं होता है। वहाँ अगर एक बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुने होंगे आप लोग, वो भाषण दे रहा था, तो पत्रकार सबके सामने वो भाषण दे रहा था, तो वो कुछ बोल दिया होगा गलत बात, तो एक पत्रकार डायरेक्ट उठ करके उसको बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, उंगली दिखा करके बोला कि आप गलत बोल रहे हैं। भारत का पत्रकार बोल देगा किसी नेता को, वो गलत, वो अगर दिन भी बोलेगा रात में तो पत्रकार भी बोलेगा कि नहीं दिने
तो भारत का स्थिति ये है लोकतंत्र के समक्ष। लेकिन ग्राम पंचायत में हम लोग स्वशासन जहाँ पे होता है वहाँ पे अच्छा से लोकतंत्र को देख सकते हैं। आप लोग भी देखते होंगे, किसी के मोहल्ला में वार्ड पार्षद होगा या मुखिया होगा तो आप लोग उससे बिना डरे बेझिझक कुछ भी बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं? तो वैसा ही होना चाहिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के साथ, तब हम लोग एक सच्चा लोकतंत्र में रह सकते हैं। लेकिन खैर वो तो बात की बात है। इसमें क्या बोलिएगा आप लोग? तो भारत के ग्राम पंचायत का अर्थ स्वशासन से है, जहाँ पे सच्चे लोकतंत्र का क्या होता है देखने को हम लोगों को मिलता है। ये उनके लिए आवश्यक है जो किसका अध्ययन करता है? विधि शास्त्र का अध्ययन करता है। समझ में आया? उसके बाद देखिए धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, तो इसमें क्या लिखिएगा? धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व अति महत्वपूर्ण है। भारत में अनेक धर्मों का क्या हुआ है? उदय हुआ है, या भारत अनेक धर्मों का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल ज़्यादा अच्छा लगेगा। भारत अनेक धर्मों का क्या है? उद्गम स्थल है। कई सारे धर्म का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। जैसे आप जैन धर्म ले लीजिए, बौद्ध धर्म ले लीजिए, सिख धर्म ले लीजिए, ये सब का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में ही हुआ है। बात समझ में आया? इसलिए भारत का धर्मों के दृष्टि से काफ़ी क्या है? महत्व है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट भी आई है एग्जाम में, बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो इसमें लिखिएगा धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व अति महत्वपूर्ण है। भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ अनेक धर्म है, इसके साथ साथ यहाँ पे अनेक धर्मों का ये क्या है? उद्गम स्थल भी है। ठीक है। किस तरह भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? तो भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत में कई प्राचीन भाषाओं का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। इसके साथ साथ भारत में कई पुराना सभ्यता भी है जिसको जान करके हम लोग का जो भविष्य है वो किसको जोड़ देता है? अतीत को जोड़ देता है। बात समझ में आए? फिर चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, फिर चाहे वो कोई और सभ्यता हो। बात समझ में आया? तो हम लोग अतीत को भी जान सकते हैं पुरानी सभ्यता को जान करके। तो कैसे इसको लिखेंगे? तो भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत में कई भाषाओं का ये क्या है? उद्गम स्थल है। इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारा पुरानी सभ्यता भी है जिसको जान करके हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। संस्कृत की विशेषता एवं महत्व को लिखे। तो संस्कृत आर्यों का भाषा है। मध्य एशिया से ये लोग आया था, आर्य, और आकर के भारत में बस गया था और इसके बाद वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुआ था। तो ये तो आपका सिलेबस में नहीं है, आर्य के बारे में 12th का है, आर्ट्स में है। तो बात की बात है। बस आप इतना समझिए कि आर्य लोग आया था मध्य एशिया से और इसका जो भाषा था वो क्या था? संस्कृत था। ठीक है। संस्कृत सभी विषयों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका एक शब्द है अस्मि, आप लोग संस्कृत में पढ़े भी है, अस्मि, जिसका मतलब होता है मैं। ठीक है। उसके बाद है वास्तविक इतिहास क्या है? तो ये बड़ा सिंपल है कि वास्तविक इतिहास वह इतिहास है जो राज्य के दुराचारों एवं अनेक जातियों के कुरीतियों, ठीक है, क्या बोले हम? वास्तविक इतिहास वह इतिहास है जो राज्य के दुराचारों एवं अनेक जातियों के कुरीतियों का अपेक्षा में ज़्यादा किसको महत्व देता है? तो ज्ञातत्व और पठनीय को देता है। बात समझ में आए? ज्ञान और पठन पाठन को ज़्यादा महत्व जो देगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक इतिहास। ज्ञान और पठन पाठन को महत्व देगा, ना कि किसी भी राज्य के दुराचार के बारे में बताएगा और ना कि अनेक जाति का कुरीति के बारे में बताएगा, बल्कि इसके स्थान पे वो ज्ञातत्व और पठनीय विषयों पे ज़्यादा जोर देगा। आया समझ में? एक बार शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से समझ लीजिए, फिर एक एक करके आप लोग बोलिएगा। तो सबसे पहले है कि वारेन हेसिंगटन को वाराणसी में 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा मिला जिसे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ईस्ट इंडिया कंपनी को जिन्होंने दे दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको क्या कर दिया? पिघला दिया, सिक्का में डाल दिया और उसका ऐतिहासिक महत्व को उसने नहीं समझा। उसके बाद नीति कथा के क्षेत्र में भारतीय का अवदान क्या है? तो इसमें लिखिएगा नीति कथा के क्षेत्र में भारतीय का अवदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारा विदेश में ये काफ़ी क्या है? प्रचलित है। विदेश का कहानी में भी कई सारा शब्द किससे लिया गया? संस्कृत से लिया गया। कई सारा कहावत भी संस्कृत से, जैसे कि आपका शेर की खाल में गधा। भारत के साथ यूरोपियों का
क्या क्या व्यापारिक संबंध था? तो भारत के साथ यूरोप का व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छा था। भारत से वे लोग हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन, मसाला ये सब का व्यापार करता था। भारत का ग्राम पंचायत को किस अर्थ में और किन के लिए आवश्यक माना गया है? तो भारत का ग्राम पंचायत किन के लिए आवश्यक है? तो विधि शास्त्र का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए आवश्यक है। ग्राम पंचायत में हम लोग स्वशासन के बारे में जान सकते हैं, किस प्रकार से शासन किया जाता है। बात समझे? उसके बाद है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इसके साथ साथ भारत में अनेक धर्म का ये क्या है? उद्गम स्थल है। मतलब कई सारा धर्म यहाँ पे क्या हुआ है? उनका उदय हुआ है। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? तो भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, क्योंकि भारत में कई प्राचीन भाषाओं का उद्गम स्थल है। इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारा क्या है? पुराना सभ्यता भी है। लास्ट, संस्कृत की विशेषता एवं महत्व को लिखे। इसमें लिखिएगा, संस्कृत आर्यों का भाषा है और संस्कृत के बिना किसी अन्य भाषा का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। संस्कृत में काफ़ी सारा शब्द है जो काफ़ी क्या है? शुद्ध है। जैसे अस्मि मतलब क्या होता है? मैं हूँ। वास्तविक इतिहास किसे कहते हैं? तो वास्तविक इतिहास वह इतिहास है जो किसी राज्य के दुराचारों व अनेक जातियों की कुरीतियों की अपेक्षा में अधिक ज्ञातत्व और पाठनीय होता है। बस आया समझ में? चलिए फटाफट इसको लिख लीजिएगा। लिखिए, वारेन हेसिंगटन को वाराणसी से 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा मिला। वारेन हेसिंगटन को 172 दारिस नामक सोने का सिक्के का घड़ा मिला। सोने का सिक्का का घड़ा मिला नामक सोने के सिक्के का घड़ा मिला, जिसे उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। जिसे उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कंपनी ने इसका ऐतिहासिक महत्व को ना समझकर कंपनी ने इसके ऐतिहासिक महत्व को ना समझकर इसे सिक्कों में गला दिया। इन सिक्कों को गला दिया। इन सिक्कों को गला दिया। इन सिक्कों को गला दिया। हाँ, इन सिक्कों को गला दिया। कंपनी ने इन सिक्कों को गला दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। चलिए अगला लिखिए, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। अगला लिखिए, नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीयों लिखल है, नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये विदेश में भी प्रचलित है। ये विदेश में भी प्रचलित है। काफ़ी सारे कहावत भी विदेशों में प्रचलित हैं। काफ़ी सारे कहावत भी विदेशों में प्रचलित हैं। जैसे शेर की खाल में गधा इत्यादि। जैसे शेर की खाल में गधा इत्यादि।
अगला लिखिए, भारत के साथ यूरोपियों का व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण था। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे थे। भारत के साथ यूरोप का व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे थे। यूरोप का व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे थे। यहाँ से हाथी दांत यहाँ से हाथी दांत, चंदन, मोर, बंदर, पता कौन बंदर होता था व्यापार में? आप ही लोग की तरह बंदर बेचता था सब। बहुत आप लोग की तरह चेहरा था, आप लोग की तरह आँख था, दांत आपके तरह था, अब मुंह इसी तरह नोचता था वो भी। वो चुपचाप से बैठा। देखें, हाथी दांत, मोर, बंदर, मसाला इत्यादि का व्यापार होता था। लिखिए जल्दी, मसाला इत्यादि का व्यापार होता था। अगला लिखिए, अगला लिखिए। भारत का ग्राम पंचायत, अगला लिखिए, भारत का ग्राम पंचायत स्वशासन के अर्थों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का ग्राम पंचायत स्वशासन के अर्थों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का ग्राम पंचायत स्वशासन के अर्थों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का ग्राम पंचायत स्वशासन के अर्थों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये विधि शास्त्र का जानकारी रखने वालों के लिए, ये विधि शास्त्र का जानकारी रखने वालों के लिए काफ़ी आवश्यक है। ये विधि शास्त्र का जानकारी रखने वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये विधि शास्त्र का जानकारी रखने वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला लिखिए, धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व, धर्मों की दृष्टि से भारत का अति महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मों के दृष्टि से भारत का अति महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मों की दृष्टि से भारत का अति महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। हाँ, अति महत्वपूर्ण है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इसके साथ साथ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इसके साथ साथ भारत का भूमि, इसके साथ साथ भारत का भूमि अनेक धर्मों का उद्गम स्थान भी है। इसके साथ साथ भारत का भूमि अनेक धर्मों का उद्गम स्थान भी है। अनेक धर्मों का उद्गम स्थान भी है। अनेक धर्मों का उद्गम स्थान भी है। अगला लिखिए, भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत अतीत और, पढ़ लीजिए नहीं तो इसी तरह चप्पल बेचिएगा।
गधा सब। चद्दर। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। हाँ? सुदूर है। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत में कई प्राचीन भाषाओं का उद्गम हुआ है। लिखिए, भारत में कई प्राचीन भाषाओं का उद्गम हुआ है। कई प्राचीन भाषाओं का उद्गम हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ अनेक पुरानी सभ्यताएं हैं। इसके साथ साथ यहाँ अनेक पुरानी सभ्यताएं हैं। इसके साथ साथ यहाँ अनेक पुरानी सभ्यताएं हैं। हो गया? इसके साथ साथ यहाँ अनेक पुरानी सभ्यताएं हैं। अनेक पुरानी सभ्यताएं हैं जो अतीत को भविष्य से जोड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती हैं। जो अतीत को भविष्य से जोड़ती हैं। जो अतीत को भविष्य से जोड़ती हैं। अगला लिखिए, संस्कृत आर्यों का भाषा है। संस्कृत आर्यों का भाषा समझा जाता है। संस्कृत आर्यों का भाषा समझा जाता है। संस्कृत आर्यों का भाषा समझा जाता है। इसके बिना अन्य भाषा का या अन्य भाषा विज्ञान का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। इसके बिना भाषा विज्ञान का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। इसके बिना भाषा विज्ञान का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। इसमें कई शब्द या फिर इसे लिखिए, इस भाषा को सभी भाषाओं का जननी भी कहा जाता है। इस भाषा को सभी भाषाओं का जननी भी कहा जाता है। सभी भाषा का जननी भी कहा जाता है। चलिए अगला लिखिए, वास्तविक इतिहास में। वास्तविक इतिहास वह इतिहास है। अगला लिखिए, वास्तविक इतिहास वह इतिहास है। वास्तविक इतिहास वह इतिहास है जो राज्य के दुराचारों व वास्तविक इतिहास वह इतिहास है जो राज्य के दुराचारों व अनेक जातियों की कुरीति, ऐसे लिखिए, अनेक जातियों के क्रूरताओं की अपेक्षा, अनेक जातियों के क्रूरताओं की अपेक्षा दुराचारों व अनेक जातियों के क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातत्व और पाठनीय हैं। अनेक जातियों के क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातत्व और पाठनीय हैं। चलिए अगला देखिए, संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन के पाश्चात्य जगत को क्या क्या लाभ हुआ। तो इसमें लिखिएगा, संस्कृत आर्यों का भाषा है जिसके बिना, संस्कृत और दूसरी भाषाओं के बिना भाषा विज्ञान का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संस्कृत आर्यों का भाषा है, आर्य ने बोला था संस्कृत, और संस्कृत और दूसरी भाषाओं के बिना
भाषा विज्ञान का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। इससे अध्ययन के पश्चात पाश्चात्य जगत को काफ़ी लाभ हुआ, जैसे जीवन के मार्गों का उचित दर्शन हमको इन भाषाओं से हो सकता है। समझ में आया? सिंपल है। क्या बोलना है आपको? संस्कृत और दूसरी भाषा के बिना भाषा विज्ञान का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। इसके अध्ययन से पाश्चात्य जगत को काफ़ी लाभ हुआ, मतलब पश्चिमी जगत को काफ़ी लाभ हुआ, जैसे जीवन के मार्गों को ये क्या करता है? स्पष्टता रूप से दिखाता है। लेखक ने भारत के किन नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सोचने के लिए प्रेरित किया और क्यों? तो नवागंतुक अधिकारी मतलब होता है जो नया नया सर्विस के लिए आ रहा है भारत में। तो लेखक मैक्स मूलर ने भारत के नवागंतुक अधिकारियों को विलियम जोन्स की तरह, सर विलियम जोन्स की तरह सोचने का या फिर सपने देखने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ये विलियम जोन्स वह विलियम जोन्स था जो ना केवल अपना सपना को देखता था, बल्कि उस सपना को क्या करता था? स्वीकार भी करता था, और अपना कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करता था। इसलिए लेखक मैक्स मूलर जी कहते हैं, जो भारत आ रहा है भारतीय सिविल सेवा के तहत चयन होकर के, आप लोग सपना देखना है तो किसके तरह देखिएगा? सर विलियम जोन्स के तरह देखिएगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपना सपना को साकार किया और अपना कल्पनाओं को किस प्रकार से वास्तविकता में परिणत किया जाता है। ये सब किसके अनुसार आपको चलना है? तो विलियम जोन्स के तरह चलना है, उससे आपको कुछ सीखना है। बात समझे? नेक्स्ट लास्ट, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा? तो इसमें लिखिएगा, लेखक ने नया सिकंदर भारतीय सिविल सेवा में चयनित उन नवयुवकों को कहा। लेखक ने नया सिकंदर भारतीय सिविल सेवा में चयनित नवयुवकों को कहा। उससे उन्होंने कहा कि भारत में छुपी संस्कृति धरोहर की जानकारी को क्या करें वे लोग? हासिल करें। बस पूरा चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो गया। प्रश्न उत्तर आपके टॉपिक से ही सारा बन जाएगा, आपको एक एक करके टॉपिक देख लेना, बन जाएगा। और कोई भी एक ऑब्जेक्टिव का बुक से आप इसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, सारा बन जाएगा। ठीक है, एक दो जो एक्स्ट्रा होगा उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए लिखिए लिखिए, अभी नहीं आया है मार्केट में। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के बिना भाषा विज्ञान का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के बिना भाषा विज्ञान का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। के बिना भाषा विज्ञान का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। इसके अध्ययन से पाश्चात्य जगत को काफ़ी लाभ हुआ। इसके अध्ययन से पाश्चात्य जगत को काफ़ी लाभ हुआ। कि किस प्रकार से, हाँ, पाश्चात्य जगत को काफ़ी लाभ हुआ कि किस प्रकार से नहीं किया जा सकता, कि किस प्रकार से जीवन के मार्गों को सफल बनाया जाए। जीवन के मार्गों को सफल बनाया जाए। अगला लिखिए, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को विलियम जोन्स के तरह सपना देखने के लिए प्रेरित किया। विलियम जोन्स के तरह सपना देखने के लिए प्रेरित किया। विलियम जोन्स के तरह सपना देखने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों को विलियम जोन्स की तरह सपना देखने के लिए प्रेरित किया कि किस प्रकार से सपनों को साकार कि किस प्रकार से सपनों को साकार, आप सपना भी लिख सकते हैं, स्वप्न भी लिख सकते हैं। सपनों को साकार एवं
एवं अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणित किया जाता है। अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणित किया जाता है सपनों को साकार। एवं अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणित किया जाता है। चलिए अगला लिखिए, अंतिम है, कल्पनाओं को परिणित किया जाता है। अगला लिखिए, लेखक ने नया सिकंदर भारतीय सिविल सेवा में चयनित लेखक ने नया सिकंदर भारतीय सिविल सेवा में चयनित नवयुवकों को कहा। भारतीय सिविल सेवा में चयनित नवयुवकों को कहा। हो गया। उन्हें यह भी सलाह दिया गया कि भारत का छुपी संस्कृति और धरोहर उन्हें यह भी सलाह दिया गया कि भारत में छुपी संस्कृति और धरोहर की जानकारी को हासिल करे तभी वो भी विश्व विजय कर सकते हैं।